हेलो क्लास, वेलकम बैक। तकरीबन 1.5 से 2 महीने हम लोगों ने प्रैक्टिकल पढ़ा। क्या क्या पढ़ा है वैसे हमने? जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, अकाउंटिंग ट्रेल भी हमने पढ़ा। 2 अकाउंटिंग ट्रेल हमने पढ़ लिए, ठीक है ना। आज से हम लोग थियोरी वाला पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं और आने वाली 7 या 8 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ थियोरी की होंगी। पर जब आप लोग इस थियोरी को पढ़ेंगे आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप लोग प्योरली थ्योरी पढ़ रहे हैं। रीज़न ये है कि जो आपने सारा प्रैक्टिकल के अंदर सीखा है ना, वो सब इसके अंदर अप्लाई होता हुआ नज़र आएगा आपको। मतलब अब आपको थियोरी नई नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा आपको ये सब पहले से आता है। चलें आगे, और प्लीज़ एनर्जी हाई रखना, ठीक है। हाथ खोल लो। चलिए, चैप्टर का नाम है आज का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप ही की बुक का चैप्टर है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, 2 शब्द होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसमें से कौन सा शब्द आपने अपने जीवन में पहले सुन लिया था जब आप पैदा हो गए थे? तब से ही, अभी तो तुम 11th में तो इसी साल आए हो। इससे पहले आपने इसमें से कौन सा शब्द सुना था? वाह, कुछ जवाब भी नहीं है, कोई शब्द ही नहीं सुना। डेबिट सुना था पहले? ये कह रहा मैंने डेबिट सुना था। डेबिट सुना था, बताओ। डेबिट सुना था, कितनों ने डेबिट सुना था? हाथ ऊपर। 4-5 लोगों ने। और क्रेडिट कितनों ने सुना था? ज़्यादातर ने क्रेडिट सुना था। अच्छा, हमने ये क्रेडिट शब्द कब सुना था? जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे जब मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ सब्जी मंडी जाता हूँ, सारे थैले उठा के मैं लेके आता हूँ, पर पता है वो क्या कह देती है आके? मैं लेके आई। मतलब मेहनत मैंने की पर क्रेडिट किसको मिल गया? समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्रेडिट शब्द हम लोगों ने तभी सुन लिया था जब किसी ने हमारा हक मारा था कि सारा क्रेडिट तो तूने ले लिया। तो क्रेडिट का मतलब उस समय पर कुछ अच्छा ही तो था कि हम चाहते थे हमें मिले क्रेडिट, हमें मिले कुछ अच्छा। इसका मतलब डेबिट का मतलब कुछ बुरा है कि नहीं? तो बात यही है कि जनरल, अगर मैं जनरली तौर पे बात करूं तो क्रेडिट का मतलब हम क्या सोचते हैं? कुछ अच्छा। और डेबिट का मतलब, इसका मतलब कुछ बुरा। अरे अगर क्रेडिट का मतलब अच्छा है तो डेफिनेटली डेबिट का मतलब बुरा हो गया ना, रिवर्स हो गया। सुनना जरा इसके आगे। हाउएवर, ये तो खाली हमारी लाइफ की कहानी है, ये रियलिटी नहीं है। सुनो, हाउएवर इन अकाउंटिंग द टर्म डेबिट एंड क्रेडिट जस्ट रिप्रेजेंट्स द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। और अकाउंट का मतलब तुम जानते हो, टी शेप अकाउंट। दिस इज कॉल्ड डेबिट साइड, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, हाँ या ना? इन अकाउंटिंग डेबिट इज एब्रीवेटेड एज, डेबिट को शॉर्ट में DR लिखा जाता है और क्रेडिट को शॉर्ट में CR लिखा जाता है। दीज आर टू साइन कहो या सिंबल कहो, किस चीज के? यूज्ड इन अकाउंटिंग टू प्रेजेंट एंड रिपोर्ट द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। सिंपल है बिल्कुल लैंग्वेज। आगे चलिए जरा। 1 शुड नेवर कंफ्यूज, मतलब किसी भी बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए कि डेबिट का मतलब प्लस होता है और क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है। मतलब अगर मैं किसी बच्चे से कोई भी एंट्री पूछूं, मान लो मैं इससे रेंट की एंट्री पूछूं, तो बताओ रेंट की एंट्री क्या होगी? गलत। तुम लोगों ने पूछा रेंट दिया है कि मिला है, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले डेबिट दौड़ता है। तो आप लोगों ने सीधा सीधा रेंट को डेबिट कर दिया। आपको पूछना चाहिए था कि रेंट मिला है कि दिया है। समझ रहे हो? इसीलिए सबको क्या लगता है कि डेबिट का मतलब प्लस। ऐसा बिल्कुल नहीं है, डिपेंड करता है कि डेबिट हो क्या रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? सुनिएगा। हाँ जी, कि सबको डेबिट को प्लस और क्रेडिट को माइनस नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट्स ईदर
इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द अकाउंट। ये क्या रहता है भाई? कोई ऐसी चीज बताओ जो डेबिट होकर बढ़ जाती है। जैसे कि कैश, अगर कैश डेबिट होगा तो कैश बढ़ेगा, पर अगर कैश को ही मैं क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं, तो कैश घट जाएगा। हाँ या ना? तो कैश डेबिट होकर बढ़ता है और क्रेडिट होकर घटता है। अब बात करो कोई इसका उल्टा करो, कुछ कोई ऐसी चीज जो डेबिट होकर घट जाती हो। कैपिटल, देखो अगर मैं कैपिटल को डेबिट कर दूं तो कैपिटल डेबिट होकर घट जाएगी और कैपिटल क्रेडिट होकर, तो इसका मतलब साफ है डेबिट का मतलब प्लस नहीं होता है और क्रेडिट का मतलब माइनस नहीं होता है। सही है, आगे बढ़िए जरा। इट शुड बी नोटेड इंक्रीज एंड इंक्रीज इन बोथ शुड बी, हाँ जी, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ये दोनों तो डेबिट होते हैं। वेयर इज इंक्रीज इन एसेट इज फेवरेबल टू द फर्म बट एन इंक्रीज इन एक्सपेंस मे नॉट बी फेवरेबल। अरे खर्चे किसको बढ़ते हुए अच्छे लगते हैं? एसेट सबको बढ़ती हुई अच्छी लगती हैं, पर किसी को भी खर्चे बढ़ते हुए अच्छे, फिर भी दोनों डेबिट होते हैं। एसेट बढ़ती है तो भी डेबिट और खर्चा बढ़ता है तो भी डेबिट, जबकि एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। खर्चे का बढ़ना अच्छा नहीं होता, एसेट का बढ़ना अच्छा होता है, फिर भी दोनों डेबिट होकर बढ़ते हैं। यानी कि आज आपको एक बात क्लियर हो गई कि डेबिट का मतलब प्लस नहीं है और क्रेडिट का मतलब माइनस नहीं है। आगे चलिए जरा। सो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द अकाउंट। ये तो सिर्फ एक जनरल सा एक फ्रेमवर्क था बस। आगे चलिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, सुनिए। मान लीजिए हमने राम को माल बेचा है कितना, 10,000 का। टेकिंग अबव एग्जाम्पल विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिट। एंट्री नहीं पूछी है मैंने आपसे, रुक जाना। देयर आर 2 अप्रोचेज फॉर डिसाइडिंग अबव प्रॉब्लम। अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री बनानी है तो इसकी जर्नल एंट्री बनाने के लिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच हैं। मैं अभी आपको कौन सी अप्रोच पे लेके जा रहा हूं, ट्रेडिशनल अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम इंग्लिश अप्रोच और इसका तीसरा नाम ब्रिटिश अप्रोच, और एक होती है कौन सी, मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे और जैसे मैं इसे खोलूंगा आप कहेंगे हमें सारी पता है। आप खुद देख लो। चलो ज़रा इसे यहाँ रख देते हैं साइड में। लो जी, ट्रेडिशनल अप्रोच जिसका दूसरा नाम है इंग्लिश अप्रोच या फिर ब्रिटिश अप्रोच, और ये किसने डेवलप की थी, लूका पिक्योली। ईयर कौन सा था, 1494। ठीक है, ये इस बंदे ने, इसकी फ़ोटो मेरे पास नहीं है, ये इसने डेवलप की थी। मिल जाएगी, आप नेट पे ढूंढोगे आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। ठीक है, खैर हमें क्या करना है, हाँ हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, सोल्ड गुड्स टू। अभी हमें इसके अंदर डिसाइड करना है कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा जर्नल के अंदर। तो इसे डिसाइड करने के लिए हमारे पास कितने रूल होते हैं, एक पर्सनल का, एक रियल का और ये तीनों रूल आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हाँ या ना? तो इनमें से कौन सा रूल लगेगा इसकी जर्नल एंट्री बनाने के लिए? डेबिट के लिए ये वाला रूल लगेगा, हाँ या ना? और क्रेडिट के लिए ये वाला रूल लगेगा। तो जर्नल एंट्री यहां पर क्या बन जाएगी, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जर्नल एंट्री मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, हाँ या ना? तो इस अप्रोच के हिसाब से हमारे जितने भी लेजर होते हैं वो या तो पर्सनल होते हैं
या रियल होते हैं या पर्सनल और रियल और अब इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन सुन लो आज से। अब आप ये नहीं कहोगे पर्सनल रियल नॉमिनल, अब आप कहोगे पर्सनल और इम्पर्सनल। मतलब पर्सनल के अलावा जो बच जाते हैं वो सारे क्या होते हैं? इम्पर्सनल की दो कैटेगरीज होती हैं, रियल और नॉमिनल। सुनो जरा गहरी बात करते हैं। पर्सनल के अंदर आ जाओ। जैसे कितने लेजर मैंने इसके अंदर ले लिए? 10-12। इनमें से कुछ लेजर किस चीज़ के होते हैं? नेचुरल, जैसे कि मयंक है, कार्तिक है, मुकेश है, राजेश है, इंसानों के लेजर, उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल। और एक होते हैं आर्टिफिशियल, जैसे स्कूल है, एस्कॉर्ट्स है, HDFC बैंक है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, कैपिटल और ड्राइंग। कैपिटल और ड्राइंग ये दोनों इसके अंदर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कैपिटल और ड्राइंग किसी का नाम होता है। तुम में से किसी का नाम है कैपिटल या ड्राइंग? तुम सबके नाम इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, हाँ या ना? तो कैपिटल और ड्राइंग ये दो शब्द मालिक को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ये दोनों भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इतना समझ आया है? उसके अलावा हमारी एक कैटेगरी रह जाती है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को दो हिस्सों में बांट देते हैं, रियल और रियल को फिर दो पार्ट्स में बांटा जाता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी कि वो चीज़ें जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा जा सकता है, जैसे कि मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, समझ रहे हो? ऐसी चीज़ें। और दूसरी होती है इनटेंजिबल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, गुडविल, और भी हैं इसके अंदर नाम। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं पहले। तो टेंजिबल का मतलब जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और इंटेंजिबल जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कोई आप अपनी लाइफ की कोई इंटेंजिबल चीज का नाम बताओ। इंटेंजिबल चीज, तुम्हारे पास फोन है, सबके पास, वो टेंजिबल करण नहीं है, कलेश ही खत्म, एग्जाम्पल ही नहीं लेना। बताओ फोन इनमें से किस कैटेगरी का है? फोन टेंजिबल है। अब फोन के अंदर जो ऐप लेते हो तुम, कभी कभी ऐप खरीदने भी पड़ते हैं, कुछ सारे फ्री नहीं होते हैं। मान लो तुमने कोई ऐप खरीदा है, तो तुमने कोई चीज़ खरीदी है तो वो तुम्हारे लिए एसेट होती है। जैसे फ़ोन खरीदा है, पर फ़ोन इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। फ़ोन के अंदर जो तुमने ऐप खरीदा है अगर, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? समझ रहे हो? उसको क्या कोई छू सकता है? तुम कहोगे हाँ मैं क्लिक करता हूँ तो वो खुल जाता है। ओ भाई, वो एक फीचर है बस, उसका मटेरियल बताओगे। जैसे तुम्हारा फ़ोन है, तुम्हारा फ़ोन प्लास्टिक का बना है, स्टील का बना है, किसी मटेरियल का बना है, वो ऐप किस मटेरियल का बना है? गॉट इट? पर तुम्हारे लिए एसेट तो है ही। अरे जैसे तुम मेरे से पढ़ते हो तो तुम मेरे एक ऐप यूज़ करते हो, उस ऐप में तुम थ्योरी भी देखते हो, क्लासेस भी देखते हो, बैकअप भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं ना, जिसमें तुम नंबर नहीं लेके आ पाते हो, होते हैं ना। तो वो ऐप मैंने खरीदा हुआ है भाई, बनाया थोड़ी है मैंने घर पे बैठ के। तो वो ऐप मेरे लिए एक एसेट ही तो है, उसके पैसे देता हूँ मैं। अबे समझ आ रही है मंद बुद्धि लोगों? तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जानना चाहते हो किसी के बारे में तो बताओ, वरना मैं आगे चलूंगा। कोई सवाल नहीं? तुम लोगों पे किसी चीज़ का असर नहीं होता है? पेटेंट्स क्या होते हैं? चलो किसी ने तो पूछा, क्या होता है पेटेंट्स? एनी आइडिया? अब जो नहीं पूछ रहे तो वही बताएंगे ना। चौधरी, हाँ प्रॉपर्टी का नाम लेते हैं, उसको पेटेंट डलवाते हैं ताकि और कोई। देखो, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आप पेटेंट को समझने की कोशिश करना, फिर हम पेटेंट पे भी आएंगे। एक बार बुक देना बेटा। ये बुक किसने लिखी है? D.K. गोयल जी ने। इस बुक के आप थोड़ी सी आगे जाओगे ना, ये वाला जो पेज है, पहला ही पेज मैंने पलटा है बस। इस पेज में यहाँ पर एक गोले के अंदर ना, एक ऐसे गोला बना हुआ है, उस गोले के अंदर पता है क्या लिखा हुआ है?
सी लिखा हुआ है, इसका मतलब इस बुक का कॉपीराइट, कॉपीराइट कि कोई इसे कॉपी ना कर ले, इसका राइट किसके पास है? डी के गोयल जी के पास है। अगर किसी ने कॉपी कर लिया तो डी के गोयल जी उसके ऊपर केस कर सकते हैं और उससे जो भी नुकसान बनता है वो मांग सकते हैं। तो जो कॉपीराइट है उन्हें मिला कहाँ से? कॉपीराइट ऑफिस होता है एक, वहाँ जाओ, अप्लाई करो, अपनी बुक वहाँ पर दो, वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट आपके लिए एक एसेट है। एसेट है कि नहीं है? क्योंकि वो आपको आपके बिजनेस में हेल्प कर रहा है। तो वैसे ही एक होता है पेटेंट। ये पेटेंट कब काम आता है? और ये कॉपीराइट और भी कहीं काम आता होगा क्या? बोलो। अरे तुम मूवीज देखते हो, गाने सुनते हो, उन सब को बचाने के लिए क्या यूज होता है? कॉपीराइट। पेटेंट कहाँ यूज होता है? पेटेंट यूज होता है आपने कोई इन्वेंशन किया है, आपने कोई मेडिसिन बनाई है तो वहाँ पर, ताकि लोग उस मेडिसिन को खुद ना बना सकें। अब मैं कह रहा हूँ, मान लो मैंने 6 साल खोज करके कोरोना का वैक्सीन बनाया, अब कल को यशु आ गया मार्केट में, इसने उस मेरी वाली वैक्सीन खरीदी और जांच पड़ताल करके अपनी बना दी डुप्लीकेट, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने 5 साल लगा दिए, तो मुझे सेफ्टी कौन देगा? पेटेंट। तो पेटेंट मेरे लिए एक एसेट का काम करेगा। समझ आ रही है? मतलब ये कुल मिला के कोई वैसी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि मैं सेफ हूँ, भाग, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। पर है तो एसेट ही, क्योंकि लोगों की नज़र में सिर्फ वही एसेट है जो दिखाई देती हैं, ये दिखती नहीं है पर फिर भी एसेट होती है। इसीलिए इनका क्या नाम है? इनटेंजिबल। और तीसरा हिस्सा है इसके अंदर क्या? नॉमिनल। इसके अंदर तुम्हें पता है इनकम और गेन्स और लॉसेस ये आते हैं। बोलो, कहीं कोई भी डाउट है तो बताओ। पेटेंट और कॉपीराइट में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही जो पर्टिकुलर चीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में क्या चल रहा है। एक और भी होता है ऐसा ही, ट्रेडमार्क। जब हम लोग एक और चैप्टर है वहाँ आएंगे ना, एक और चैप्टर, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या मैं आगे चल सकता हूँ? क्या पढ़ने आए थे हम यहाँ पर? हम पढ़ने आए थे ट्रेडिशनल अप्रोच। ये किस चीज़ की अप्रोच है? अबे किस चीज़ की अप्रोच पढ़ रहे हो? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम पर कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट, तो उसे डिसाइड करने की ये कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच है। समझ आ रही है? अब हम आ गए, इसी प्रॉब्लम को ले रहे हैं अब। सेम प्रॉब्लम क्या थी? सोल्ड गुड्स टू राम। इसकी जर्नल एंट्री एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी? राम अकाउंट डेबिट टू। एंट्री इसमें भी सेम ही रहेगी, पर रूल थोड़े से चेंज हो जाएंगे। मैंने आपको अभी तक कौन से रूल पढ़ा रखे हैं? ट्रेडिशनल। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मॉडर्न अप्रोच भी। ठीक है, ये बहुत आसान है। तुम कहोगे है पहले से आती थी, क्योंकि सेम ही है, कोई फर्क नहीं है वैसे। लो जी, एग्जाम्पल हमारा क्या चल रहा है? सोल्ड गुड्स टू। अब यहीं पर भी वही सवाल है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट। वहां कितने रूल थे पुरानी वाली अप्रोच में? 3। यहां कितने रूल हैं? एसेट का रूल अलग है, खर्चे का रूल अलग है, कैपिटल का रूल अलग है, लायबिलिटी का और इनकम का। तुम कहोगे वही तो चीज है, फर्क क्या है? देखो, एसेट का रूल क्या है? अगर एसेट बढ़ रही है तो, और अगर एसेट घट रही है तो क्रेडिट। कह दो ये पता था तुम्हें, देख लेना अभी तुम। खर्चे का रूल, अगर खर्चा बढ़ रहा है तो, और अगर खर्चा घट रहा है तो क्रेडिट। कैपिटल, अगर कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट, और अगर कैपिटल घट रही है तो डेबिट। लायबिलिटी पढ़ लो। खर्चा कम कब होता है? बताओ भाई जरा, ये भी एक सवाल है। इसका एग्जांपल दो पहले।
डेबिट द इंक्रीज, खर्चा बढ़ता कब है? खर्चा बढ़ता कब है? जब खर्चा होता है। अब मैं कह रहा हूं मान लो आपका खर्चा हुआ 100 रुपये का, आपने उसे 150 से रिकॉर्ड कर दिया, तो आप एंट्री क्या डालोगे? खर्चा डेबिट 150 रुपये से। पर आपको पता लगा कि ये गलत है, ये ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो रिवर्स कर देंगे उसे। बात समझ आ रही है? तो कितने रूल हो गए? 5 समझ आ गए या पहले से पता थे? एक तरह से पता ही थे यार, हाँ या ना? अब सुनो जरा, इन दिस अप्रोच देर इज नो नीड टू लर्न एनी रूल्स फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग। जैसे इससे पहली अप्रोच कौन सी थी? उसके 3 रूल्स हैं, आपको तीनों याद करने पड़े थे। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है याद करने वाला, आपके दिमाग में सिर्फ ये 5 शब्द रहने चाहिए बस, और ये 5 होते हैं। कौन कौन से 5? देखो, इसके साथ इसका रिलेशन है, और इसके साथ इसका रिलेशन है, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। मैं क्लियर करूं और इजी करूं? देखो, जब ईयर एंड होता है, ईयर एंड पे हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग, P&L, और यहां एसेट आती हैं, लायबिलिटी, कैपिटल, और यहां पर इनकम, और यहां पर और कुछ नहीं आता, बस यही आता है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, याद रहेगी बात? चलिए जरा, तो बेटा अच्छा ये वाला जो रूल है, ये वाला रूल ड्राइंग्स के ऊपर भी लगता है, क्योंकि ड्राइंग्स का बढ़ना मतलब कैपिटल का घटना होता है। अब तुम बताओ इसका क्या आंसर दोगे, और इन रूल्स में से यूज करके एंट्री तो इसकी वही डलेगी, राम डेबिट टू सेल 10,000। राम क्रेडिट क्यों हुआ? राम डेबिट क्यों हुआ? कौन सा रूल लगाया? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या ये वाला? बोलो, राम डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि क्या बढ़ रहा है? एसेट बढ़ रही है। अब बात करो क्रेडिट की। क्रेडिट के लिए इनमें से आप में से कौन सा यूज किया है? क्या बढ़ रहा है? यहां पर आपकी इनकम बढ़ रही है, और इनकम जब बढ़ेगी तो इसके पीछे तो ये वाला रूल लगा है, और सेल के पीछे ये वाला रूल लगाया है। सही है ना? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जरा मुझे इसका रिकॉर्डिंग करा के दिखाना। ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी, खाली मशीनरी का पूछा है। मशीनरी परचेज 40,000। अगर ये मशीन अकाउंट है तो यहां पर क्या लिखेंगे? टू, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो पोस्टिंग का तरीका है। टू इंक्रीज इन मशीनरी, कितना? अरे जब भी मशीन बढ़ेगी, मशीन तुम्हारे लिए क्या है? और जब भी मशीन बढ़ेगी तो इस तरफ लिखेंगे, और जब मशीन घटेगी तो इस तरफ लिखेंगे, एज पर न्यू रूल। यार इसमें वो वाला पोस्टिंग वाला रूल मत लगाओ ना। अब आप कौन सी अप्रोच में? मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच में इधर दूसरे लेजर का नाम नहीं लिखना, इधर लिखना है इंक्रीज और उधर लिखना है डिक्रीज। तो बताओ यहां क्या लिखूंगा? टू इंक्रीज इन, इसमें बाय डिक्रीज इन मशीनरी, कितना? 10,000। फिर से यहां पर टू इंक्रीज इन मशीनरी 8,000 बाय डिक्रीज, या फिर डैमेज भी लिख सकते हैं, कितना? 14,000। ये भी तो डिक्रीज ही है, बाय डिक्रीज कितना? और यहां पर बैलेंस आ जाएगा जैसे नॉर्मली आता था। समझ आया है? ठीक है। यहां दोनों अप्रोचेस को कंपेयर करके देखते हैं। चलो जरा, लो जी, ट्रेडिशनल के हिसाब से कितने रूल और मॉडर्न के हिसाब से 5 रूल। देखो जरा, अगर मैं एक ट्रांजैक्शन ले रहा हूं, इसी ट्रांजैक्शन को एज पर ट्रेडिशनल कैसे रिकॉर्ड किया है और इसी ट्रांजैक्शन को एज पर मॉडर्न मैंने कैसे रिकॉर्ड किया है, चेक करो जरा। आओ, ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस स्टार्ट किया है, हाँ या ना? तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू
हाँ, तो इसके अंदर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, कैश और, हाँ, और कैश डेबिट हो रहा है तो कैश का नेचर क्या है, रियल, और कैपिटल का नेचर पर्सनल। तो डेबिट कितने से हो रहा है, 5 से, और क्रेडिट, कैश डेबिट होने के पीछे कौन सा रूल लगा, ये वाला, और कैपिटल क्रेडिट होने के पीछे कौन सा रूल लगा, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है मेरी बात? यहाँ आना जरा, इसी ट्रांजैक्शन को जब मैंने रिकॉर्ड किया, इसके अंदर अकाउंट तो सेम ही है, कैश और कैपिटल। इसका नेचर क्या है, एसेट, और इसका नेचर कैपिटल। ये 5000 से डेबिट है, ये 5000 से, इसके डेबिट होने के पीछे रीजन क्या है, इंक्रीज इन एसेट, और इसके क्रेडिट होने के पीछे रीजन है इंक्रीज इन कैपिटल। तो आप ऐसा करके किसी भी ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं। अपना टाइम लगाओ 2-4 मिनट जितना चाहिए, आराम से। कोई भी ट्रांजैक्शन, सेकंड वाला देखो जरा, दोनों में सेकंड वाला चेक करो। आपको क्या लग रहा है मार्केट में कौन सी चलती होगी? नहीं, मार्केट में मॉडर्न चलती है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई सा भी फॉलो कर लो, बात तो एक ही है। कोई और एग्जांपल जिस पे मैं बात करूं, या आप लोग कर रहे हैं लिंक? जैसे इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिटर जो है वो 2 लगा के क्रेडिट हो जाएगा, हाँ या ना? परचेज के डेबिट होने के पीछे कौन सा रूल है, और क्रेडिटर के पीछे कौन सा रूल है, क्रेडिट द, एंट्री इसमें भी यही डलेगी, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, और क्रेडिटर, परचेज के पीछे कौन सा रूल है, खर्चा, खर्चा क्या हो रहा है, इंक्रीज, और इंक्रीज है तो डेबिट होगा, और इसके पीछे ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी। बात समझ आई? समझ आ गया? अच्छा, आप चाहे ये वाली अप्रोच यूज़ करो और आप चाहे ये वाली अप्रोच यूज़ करो, जर्नल एंट्री सेम डलेगी। जब जर्नल एंट्री सेम डलेगी तो लेजर भी कहीं ना कहीं सेम तरह के बैलेंसेस दिखाएंगे, बस पोस्टिंग का तरीका डिफरेंट होता है। इसमें पोस्टिंग का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो मैं इसी की पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो एक तो कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। कैश में क्या लिखेंगे, 2, और कैपिटल में बाय। इसके अंदर आ जाओ ज़रा, इसमें पोस्टिंग कैश अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में कैसी होगी, कैश में लिखेंगे 2 इंक्रीज, और इसमें लिखेंगे बाय, नहीं बाय इंक्रीज, कैपिटल भी तो इंक्रीज हो रही है। बात समझ आ रही है? पर मैं कह रहा हूँ एक बात देख रहे हो, इसमें भी डेबिट पोस्टिंग, इसमें यहाँ क्रेडिट, इसमें यहाँ डेबिट, इसमें यहाँ, अरे तो बैलेंसेस तो सेम ही आएंगे। नहीं समझे? खाली एक चीज़ का अंतर आता है पोस्टिंग के तरीके, और कोई अंतर नहीं आता। इसीलिए चाहे कोई सी भी अप्रोच यूज़ कर लो, जब लेजर को बैलेंस करने की बारी आएगी तो क्या होगा, पर्सनल और रियल बैलेंस हो जाएंगे और नॉमिनल बैलेंस नहीं होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। आओ ज़रा, एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि
हो सकता है डेली या फिर मंथली या ईयरली. इट मे बी नेसेसरी टू नो द बैलेंस इन एन अकाउंट. एन अकाउंट कैन हैव डेबिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस कब होता है? जब डेबिट साइड बड़ी होती है. और क्रेडिट बैलेंस कब होता है? जब क्रेडिट साइड, आपको पता है ये सब बातें. आगे पढ़ो. इट इज़ टू बी नोटेड दैट नॉमिनल अकाउंट्स, जो कि किसके होते हैं? आर नॉट बैलेंस्ड. दे आर टोटल्ड एंड क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड. एक एक शब्द पता है. आगे बढ़ो. ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड देयर बैलेंसेज आर कैरिड फॉरवर्ड टू द. इसी लाइन में कुछ जोड़ना चाहूँ तो बैलेंस शीट के थ्रू होता है ये काम. याद है ना? शाबाश. इसी टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक बार देखो पैटर्न. और भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है यही. ग्रॉस ब्लॉक बेटे जो सारी एसेट होती है ना, फिक्स एसेट, उन सबको मिला के ग्रॉस ब्लॉक बोला जाता है. मान लो मेरे पास 15 मशीनें हैं, तो क्या मैं 15 मशीनों को अलग अलग करके दिखाऊंगा? तो उन सबको इकट्ठा करके एक ही बार में डेप्रिसिएशन लगाया जाता है. दैट इज कॉल्ड ग्रॉस ब्लॉक. कोई सवाल है? बोलो यार. फोर्थ वाला, अमंग द रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स विच आर परमानेंट इन नेचर एंड विच आर टेम्परेरी इन नेचर. यार ये तो तुम्हें खुद बताना चाहिए था अरन. ऐसे कौन से लेजर हैं जो परमानेंट नेचर के होते हैं और ऐसे कौन से हैं जो टेम्परेरी नेचर के हैं? सीधी सी बात है. पर्सनल और रियल परमानेंट है, क्योंकि वो एक साल से दूसरे साल, दूसरे से तीसरे साल, तीसरे से चौथे साल तक काम आते रहते हैं. नॉमिनल वाले हर साल बंद हो जाते हैं. मतलब एक तरह से अगर मैं कहूँ, नॉमिनल लेजर्स की लाइफ मैक्सिमम 1 ईयर और पर्सनल रियल की लाइफ कैन बी मोर देन 1 ईयर. ठीक है. हो गया. दैट्स इट. हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ये चैप्टर आप लोगों को बुक से एक बार रीड करना होगा बस. ठीक है.